हे गाइस, क्या हाल चाल आप सब? क्या आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पंकज शर्मा पासा स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, जैसा कि मेरी वीडियोस को आपने प्यार दिया है, ऐसे ही इस वीडियोस को प्यार दीजिए। गाइस, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करवाने की ठानी थी, जिसमें मैं वर्ल्ड वॉर करा चुका हूँ, 1 करवा चुका हूँ, 2 करवा चुका हूँ, कोल्ड वॉर करवा चुका हूँ। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कराऊंगा। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का? मतलब मोनार्की क्या होता है मैंने कल भी बताया था। आर्की मीन्स राज्यता, राज्य। मोनार्की मतलब राजा का तंत्र। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान राजा, मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि राजा संविधान के दायरे में रहेगा। अगर राजा निरंकुश रहता था, पहले क्या होता था, पहले यूरोप के अंदर राजा निरंकुश रहता था, यानी कि राजा पे कोई अंकुश नहीं। तो मतलब भैया, राजा पे कोई अंकुश नहीं तो मतलब समझ रहे हो कि राजा चाहे कुछ करे, सर्वोपरि राजा, राजा ही सब है। और राजा को ये सब बनाने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। किस किस की? आप बोलोगे सर किस किस की? बिल्कुल बेटा, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। किसकी? एक तो धर्म की और एक अमीर लोगों की। ठीक है। अब क्या होता था, मैंने क्या बोला कि 2 तरीके की बेटा क्या होती थी। अब हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही है। आज भी हम लोग क्या करते हैं, आज भी हम लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? धर्म के नाम पे। भगवान हमारा, भगवान सर्वोपरि। उधर से मुस्लिम कहते हैं कि नहीं हमारा अल्लाह सर्वोपरि, उधर से क्रिश्चियन बोलते हैं नहीं ईशु सब है। आज भी हम एक दूसरे के गले काटने पे लगे हैं। उस टाइम पे भी ऐसा ही था, आज भी हम वैसे ही हैं, कल भी वैसे ही थे और हमेशा वैसे रहेंगे। मैंने कहा कि 2 टाइप का दंगे बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ह्यूमैनिटी के अंदर। पहला सांप्रदायिकता, दूसरा रेसिज्म। जी हाँ, सांप्रदायिकता धर्म के नाम पे दंगे होते हैं जो, और रेसिज्म जो स्किन के बेस पर आपके साथ क्या बाइकोटिज्म होता है, आपका बॉयकॉट होता है भैया। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब कि राजा संविधान के दायरे में कैसे आया, कैसे राजा पर लगाम लगी, धर्म पर लगाम लगी, कैसा धर्म ने मतलब लोगों का शोषण किया, और कैसे जो यूरोप के जो कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट है, रोमन है, या फिर यीशु की जो थी बातें, क्या क्या कैसे कैसे इनका मिसयूज़ हुआ, कैसे क्या कुछ होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले भैया 2 टाइप की मोनार्की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? इसका मतलब राजा संविधान के दायरे के अंदर रहेगा। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब राजा का पूरी तरीके से राज है भैया। राजा जो चाहे वो करे, चाहे टैक्स लगाए, 2 लोगों को मारे, पीटे, घसीटे, कुछ भी करे, लेकिन राजा का राजा आप बोल नहीं सकते, चू भी नहीं कर सकते, वरना आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। यूरोप के अंदर की कहानी बता रहा हूँ ये मैं। तो फिर क्या होता है, मैंने कहा किसी भी राजा को महान या पावरफुल बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ की गाइस? पहला धर्म, दूसरा अमीर लोग। क्योंकि अमीर लोग ही राजा के फेवर में बोलेंगे ना। गरीब, टैक्स से किसको फ़र्क पड़ता है? आप लोगों को ही पड़ता होगा, आप हम बड़े लोगों को थोड़ी पड़ता है टैक्स से इतना फ़र्क, इतना गरीब लोगों को पड़ता था उस वक्त, फिर अभी भी इतना ही पड़ता है। तो क्या सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ा? गरीब लोगों को। अमीर लोग तो इसलिए साथ देते थे क्यों? राजा उनका ज़्यादा साइड लेगा क्योंकि अमीर है वो, और धर्म की इसलिए लेगा क्योंकि राजा, आज राजा को लोगों को डराना होता तो किससे डराता था? धर्म के नाम पे। ये तुम्हारे साथ भगवान ऐसा कर देगा, राजा की बात नहीं मानी तो पोप थे उस वक्त पे, ऐसा कर देगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेचारे लोग बड़े भोले भाले होते थे, शिक्षित रहना से पीरियड थोड़ी ना था उस टाइम पे, पुनर्जागरण काल नहीं था। लोग बहुत ज़्यादा डरते थे कि बीमारी आ गई, कोई वायरस आ गया तो नहीं, तुमने इसलिए तुमने मतलब राजा मतलब चर्च सॉरी गाइस, तुमने राजा और चर्च का अपमान किया है इसलिए सब कुछ हो गया। लोग बड़े भोले भाले थे, लोग बेत्या यकीन कर लेते थे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे मानते थे कि जब ये पोप बोल रहा है तो हमें राजा का सम्मान करना चाहिए, वरना राजा इनकी ऐसे की तैसे करिए, राजा का अपमान करेंगे, सॉरी सम्मान करेंगे। ये सिर्फ डर के मारे करते थे भैया। जी हाँ। तो भैया क्या होता है, ये धर्म और राजा अपनी ताकत का क्या करने लगे थे? दोनों ही गलत इस्तेमाल करने लगे थे। इसलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आना बहुत ज़रूरी हो गया। जी हाँ, 1500 साल तक ये शोषण चला भी लोगों का। इसमें बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास फंसे भाई। लोगों की जब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया कि हाँ हमारा शोषण हो रहा है, राजा हमसे टैक्स पे टैक्स ले रहा है, चर्च भी हमको मतलब हमारी कुछ सुन नहीं रहा है, तो भैया मूड ख़राब हो गया लोगों का। लोग चले गए आंदोलन करने यूरोप के अंदर। तो क्या आया उस वक्त पे? क्या आता है? मैग्ना कार्टा आता है। अभी मैग्ना कार्टा आया इंग्लैंड में पहली बार, जिसको क्या बोला जाता है? चार्टर ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। यानी कि राजा को, अब उनका मानना था कि राजा को संविधान के दायरे में लाया जाए, वरना राजा तो सब कुछ खत्म कर देगा भाई। राजा पे भी कोई रोक होनी चाहिए ना, कोई एक ऐसी असेंबली बनाई जाए जो राजा पर रोक लगाएगी।
जो राजा पर रोक लगाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है बेटा 1688 के अंदर, ब्रिटेन के अंदर आई जिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर स्कॉटलैंड, और फिर तो बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया। फिर तो भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, यूरोप का सारा नक्शा ही बदल दिया, धर्म वर्म सब कुछ बदल दिया। रिपब्लिक की तरफ लोग ज़्यादा तरफ ध्यान देने लगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो क्या, जब धर्म आया ना, तो जब धर्म का उदय होता है और जब धर्म में क्रिश्चियनिटी आती है तो जीसस क्राइस्ट वाली, तो जीसस क्राइस्ट ने भगवान की ऐसी ऐसी बातें बताई, लोगों की आंखें खुल गई, लोगों की आंखें खुल गई। रोमन्स का उस टाइम पे यूरोप में क्या था, राज था जब जीसस क्राइस्ट आए, और जुडाइज्म फैला हुआ था। तो उन्होंने जो भगवान की बातें बताई कि भगवान एक है, भगवान मतलब यीशु ने बताया कि भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, इंसान की सेवा करनी चाहिए, रियल में तो वही है, गरीब लोगों को प्यार करना चाहिए। यहाँ पे माथा ठनका किसका, रोमन्स का और जुडाइज्म का। क्यों ठनकेगा, क्योंकि वो सही बात बता रहा है। अब तो उनका साम्राज्य खतरे में है, अब उनका साम्राज्य खतरे में है। तो उन्होंने क्या किया भैया, पूरा यूरोप हिल गया इनकी बातों से, जीसस क्राइस्ट की बातों से। जी हाँ, तब राजा का मूड खराब। उसके अगले दिन क्या हुआ भैया, उसके टाइम के बाद क्या हुआ, उसने उसको जुडास किस आपने सुना होगा, जुडास को बुलाते हैं और क्या होता है भाई, यीशु को पकड़ लिया जाता है, यीशु को पकड़ लिया जाता है और क्या हो जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है। जी हाँ, फांसी नहीं, सूली पे चढ़ाया जाता है। और जीसस क्राइस्ट की जो आखिरी 24 घंटे के लिए एक मूवी आई थी, द पैशन ऑफ क्रिस्ट, उसमें लास्ट के 24 घंटे दिखाए गए हैं, मतलब यीशु के कि उसने कैसे उस पे सूली पे चढ़ के मतलब उस हादसे को बर्दाश्त किया। तो क्या होता है, अब मैं कहानी आगे बढ़ता हूँ भैया। तो क्या क्रिश्चियनिटी जैसे जैसे फैली, एशिया में फैली, ठीक है, बाद में क्या हुआ, यीशु तो मर गए, फिर उनकी टीचिंग स्किल का क्या हुआ भैया, गलत इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, ऐसे ही तो इस्लाम में हुआ था। इस्लाम के अंदर जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आला थे, तब तक क्या था भैया, सब कुछ अच्छा चला। बाद में पैगंबर साहब की मृत्यु होती है, उनकी सीखों का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। पूरे अरब देशों ने जमकर मतलब क्या कहा था पैगंबर मोहम्मद साहब ने कि कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बनाएगा, लेकिन उन्होंने नॉन मुस्लिम को छोड़ दिया, मुस्लिम को छोड़ दिया, नॉन मुस्लिम को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी सीखों को क्या तोड़ना, मतलब ब्रेक करना का एक रास्ता ढूंढ लिया, लूप होल कहते हैं ना जिसको, ढूंढ लिया। ऐसे क्या हुआ भैया, जब यीशु मर जाते हैं, उनकी टीचिंग का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, चर्च अपनी एक अथॉरिटी, चर्च बनते हैं, चर्च में आपने चर्च देखा होगा ना यीशु वाला, तो वहाँ पे एक अथॉरिटी बनती है। वो अथॉरिटी किसको सपोर्ट करती है, राजा को भैया, राजा को। अगर उस टाइम पे क्या होता है, कट्टरपन आ जाता है, लोगों को डराने लग जाते हैं, लोगों को डराने लग जाते हैं एक चर्च वाले कि आप यीशु की बातों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हम ही बाइबल पढ़ी है, हमने ही मतलब क्या ब्रेन वॉश करने का टाइप, तो हमने ही यीशु के बारे में पढ़ा है, अगर तुमने ये नहीं किया, तुमने टैक्स नहीं दिया तो महामारी आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो राजा का सपोर्ट मिलता गया, जैसे जैसे राजा का सपोर्ट मिलता गया वैसे वैसे क्या हुआ भैया, लोगों को और भय में आने लगे, लोग डरने लगे धर्म के नाम पर। जो भी धर्म के नाम पर थोड़ा सा भी चू चढ़ाक करता, उसको फांसी तोड़ दिया जाता था। जी हाँ, फांसी तोड़ दिया जाता था। कोई भी बीमारी आ गई, इसने भगवान के मतलब तुमने नाराज़ किया, इसके कारण ये सब हो रहा है, तो ठीक है। तो भैया अब आती है एक चरम सीमा, लोगों की कहते हैं ना कि एक बाउंडेशन आती है कि लोग सहते सहते थक जाते हैं। वहाँ से एक चीज़ का जन्म होता है कैथोलिक में, कैथोलिक को चैलेंज करते हैं आके कौन, प्रोटेस्टेंट, सॉरी भाई इसका नाम बोलते टाइम मेरे को दिक्कत होती है, प्रोटेस्टेंट। उन आके चैलेंज करते हैं, ठीक है, आके चैलेंज करते हैं कि नहीं भाई कैथोलिक्स तुम गलत बोल रहे हो। जो जीसस की बेसिक टेक्निक है, जो टीचिंग है, प्रोटेस्टेंट उसका आके समर्थन करते हैं कि ये बेसिक टीचिंग है भाई, कि मानवता की भलाई करना ही जीसस ने कहा था, ये नहीं कहा था कि आप उन पर टैक्स लगाओ। तो दोनों के बीच में क्या होगी भाई, कड़ी मुकाबला होगा, किस किस के बीच में, कैथोलिक के बीच में और प्रोटेस्ट के बीच में। अब ये बताओ, मैं बताता हूँ, अब आते हैं, मैं बताता हूँ कैथोलिक्स कहाँ पे थे। कैथोलिक्स फ्रांस में थे, स्पेन के अंदर थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे, प्रोटेस्टेंट कहाँ पे थे, प्रोटेस्टेंट ये कहाँ पे थे, इंग्लैंड के अंदर थे भैया। ये आपको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो रहा होगा भैया, बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि क्यों मोनार्की की ज़रूरत, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की हमको ज़रूरत पड़ती है। इसी टाइम क्या होता है इंग्लैंड में, क्या होता है, पुनर्जागरण का काल होता है,
पुनर्जागरण का काल होता है। बहुत सारे फिलोसफर आते हैं, जी हाँ, बहुत सारे फिलोसफर आते हैं, इंटेलेक्चुअल आते हैं, अपने अपने थॉट्स देते हैं भी, ठीक है। इसी कारण तो इंग्लैंड बहुत फूला। इंग्लैंड की एक तो कॉलोनीज थी, एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस को उसने अपना, कैपिटलिज्म को अपनाया, इसलिए तो इंग्लैंड के पास इतना पैसा आया अभी है। तो पहले थोड़ी सा मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ इंग्लैंड का। तो देखो काफ़ी टाइम तक इंग्लैंड पे रोमन्स का साम्राज्य रहा भाई। उसके बाद कौन आते हैं भाई, उसके बाद भैया उसके बाद आते हैं एंग्लो सस्के आते हैं। 18th सेंचुरी में वाइकिंग नाम का साम्राज्य होता है। वाइकिंग बेटा बड़े शूरवीर योद्धा थे ये। 18th सेंचुरी में वाइकिंग आते हैं। उसके बाद 1483 के अंदर आते हैं ट्यूडर्स, और 1603 में उसके बाद कौन आता है भैया, उसके अंदर 1603 में स्कॉटिश शूड्रस आते हैं भैया। उसके अंदर क्या होता है देखो, 1215 की बात है, राजा बिल्कुल निरंकुश हो गया। उस टाइम पे राजा थे राजा किंग जॉन। राजा कौन थे, किंग जॉन थे। 1215 के अंदर उसने क्या किया, अभी लोगों को सताना शुरू कर दिया धर्म की सहायता से, पोप की सहायता से, कि लोगों पे टैक्स लगाने लग गया। जी हाँ, टैक्स लगाया अभी लोगों ने, और मतलब बहुत लोगों को परेशान करने लगा। लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उस टाइम पे पहली बार इंग्लैंड के अंदर 1215 के अराउंड क्या आता है, मैग्ना कार्टा आता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोगों को राइट मिलते हैं थोड़े बहुत। जी हाँ, थोड़े बहुत राइट मिलते हैं। इसको क्या बोला गया आपने, मैंने क्या बताया अभी, चार्टर ऑफ फ्रीडम बोला गया। उसके बाद क्या होता है, अभी 1265 के अंदर एक असेंबली बनाई गई जो राजा की लिमिट्स तय करेगी। 1265 के अंदर क्या एक असेंबली बनाई गई जो क्या करेगी, राजा की मतलब लिमिट को, मतलब राजा को ये देखेगी कि राजा कहीं ज़्यादा निरंकुश तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भैया, 1603 में जैसे स्टार्स आते हैं। इसके बाद इनके राजा जो जेम्स थे 1603 और 1625 के बीच में आए। इनके उसने ना, जो राजा जेम्स होते हैं, इस जेम्स को याद रखना, राजा जेम्स ने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाया, जी हाँ, एक्सपेंड किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद इनका डेथ हो जाती है, और 1625 के बाद दिक्कत होती है क्योंकि चार्ल्स वंस आते हैं इसके बेटे, क्योंकि क्या हो गया भैया, जेम्स की तो डेथ हो गई। 1625 में कौन आते हैं, चार्ल्स वन आते हैं। जैसे ही चार्ल्स वन आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का इंसान था, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का इंसान था, बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का था। उसने कहा भैया बहुत हुई, असेंबली तुम्हारी बहुत हुई, पार्लियामेंट तुम्हारी भाड़ में गए तुम, और भाड़ में गई ये असेंबली, सब राजा ही सर्वोपरि है, राजा की चलेगी। तब जाके प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब तक बेटा असेंबली के पास पूरी पावर, तब जाके क्या हो गया, उसी वक्त पे क्या होता है, इंग्लैंड और स्पेन के बीच में लड़ाई हो गई। जी हाँ, इंग्लैंड और स्पेन के बीच में लड़ाई होगी। चार्ल्स वन लड़ने जाते हैं, लेकिन अब लड़ाई होगी, किसी देश के साथ लड़ाई होती तो क्या होता है भैया, पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से लाएंगे हम, पैसा लाया जाओ भैया, चार्ल्स वन बोलते हैं जाओ पैसा लेके आओ, टैक्स लगाओ किस पे, गरीबों पे, किसानों पे, मजदूरों पे, थोड़ा बहुत अमीरों पे। अमीर तो पहले स्पोर्ट में थे, ताकि युद्ध जीतेगा तो कुछ राजा हमको भी देगा, लेकिन जब टैक्स लगाएगा तो यहाँ पे लोगों का मूड खराब, पहले ही अकाल पड़ा हुआ था इंग्लैंड के अंदर। तो असेंबली इनकी सुध लेती है, पार्लियामेंट इनकी सुध लेती है, और यो अगेंस्ट खड़ी होती है किसके, राजा चार्ल्स के वन के अगेंस्ट खड़ी होती है। और 1939 के अंदर इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम। जी हाँ, वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम। एक बार मैं आपको एक छोटी बात बता देता हूँ। देखिए भैया, देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन अंदर बोला जाता है, किसको बोला जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड और वेल्स आता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड के अंदर कौन थे भैया, प्रोटेस्टेंट थे। और यहाँ पे जो नीदरलैंड, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड थोड़ा बहुत हो गया, उसमें कौन रहते थे, कैथोलिक्स। इन दोनों के बीच में भी तो टकराव होगा, आगे होगा, मैं बताऊंगा तब, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा बहुत आप नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला लो तो ये क्या बनाता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगर पूरे आप आयरलैंड को मिला लेते हो अपने अंदर तो ये क्या कहलाएगा, ब्रिटिश आइसलैंड, सॉरी, जो ब्रिटिश रूल्स के अंदर जो आइसलैंड आते हैं ये कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहानी को मैंने एक बार बता दिया थोड़ा सा, यूनाइटेड किंगडम क्या है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि मतलब क्या है, ये कौन कौन है। तो भैया क्या होता है 1639 के अंदर सिविल वॉर चल जाता है। इसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं भैया, 3 चीज़ें आपस में बड़ी होती हैं। कौन, पार्लियामेंट चाहता था कि चार्ल्स
वन हट जाए। चार्ल्स वन चाहता था कि पार्लियामेंट की ऐसी की तैसी चार्ल्स वन का ही राज हो। लेकिन बेटा चार्ल्स वन के साथ कौन भैया, चार्ल्स वन एक साइड देखो, चार्ल्स वन के साथ कौन था, चार्ल्स वन के साथ कैथोलिक्स थे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या वो चाहते थे, कैथोलिक्स क्यों चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्ट थे भी, प्रोटेस्ट रहते थे और कैथोलिक ही प्रोटेस्ट से बनती नहीं थी। तो चार्ल्स वन किसको मानता था, कैथोलिक्स को मानता था। तो वो चाहते थे कि राजा चार्ल्स जीत जाए तो कैथोलिक्स इंग्लैंड में आ जाएंगे, प्रोटेस्ट दबा दिए जाएंगे। इसलिए कैथोलिक्स किसके साइड थे, चार्ल्स वन के। और अमीर लोग भी तो इसलिए थे ना भैया, 10% तो सारी आबादी अमीर थी, तो वो चाहती थी कि राजा जीतेगा तो गरीबों से और कुछ हमको मिलेगा। दूसरी साइड कौन थी भी, पार्लियामेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट ने अपनी एक वो बना रखी थी आर्मी, जिसको क्या बोलते थे, मॉडल आर्मी बोला जाता था। और जो राजा की आर्मी थी उसको बोला जाता रॉयल आर्मी बोला जाता था। जी हाँ, ये युद्ध 11 साल चलता है बेटा। जीतता कौन आखिर में, पार्लियामेंट जीतती है भाई। और ओलिवर क्रॉमवेल एक कहता ना, ओलिवर क्रॉमवेल जो नेतृत्व कर रहे थे किसका, पार्लियामेंट का, वो जीतते हैं। 1650 के अंदर क्या होता है बेटा, इंग्लैंड रिपब्लिक बन जाता है। और क्या हो जाता है, चार्ल्स वन का सरेआम गला काट दिया जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं और उसका गला काट दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है, एग्जीक्यूशंस कर दिया जाता है। फिर क्या होता है भैया, फिर दिक्कत और ज़्यादा शुरू होगी, क्योंकि 1650 में रिपब्लिक बन गया, 1660 तक चला। 10 साल में क्या हुआ, ओलिवर क्रॉमवेल ने डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही शुरू कर दी। यानी कि अब तो वो उससे भी बुरी कि एक ही का रूल और वो अपनी मर्जी चलाएगा, क्रॉमवेल। तो बाद में क्या, क्रॉमवेल का देहांत हो जाता है भैया, किसमें, 1685 के अंदर। अब भैया कौन आते हैं, अब इसके बाद आते हैं जेम्स, केट जेम्स। कौन आते हैं इसके बाद, केट जेम्स आते हैं, जो कि कैथोलिक थे। अब वापस पार्लियामेंट का दिमाग खराब कि कैथोलिक आ गया, प्रोटेस्टेंट्स को तो इंग्लैंड में रहने नहीं देगा अभी ये। तो क्या उसने सोचा, फिर भी मतलब पार्लियामेंट विरोध नहीं करती इस बात का, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, क्योंकि उनको पता होता है ये बीमारी से ग्रसित है और ये मर जाएगा जल्दी ही। लेकिन क्या होता है भैया, मरने से पहले जो उसकी एक रानी होती है, जो उसकी पत्नी होती है, 1688 में एक बच्चे को जन्म देती है, और वो भी एक कैथोलिक। राजा बोलता है कि ये कैथोलिक बनेगा। यानी कि अब भैया माथा खराब, बिल्कुल मूड खराब किसका, पार्लियामेंट का। अगर ये कैथोलिक बन गया तो प्रोटेस्ट को तो रहने नहीं देगा किसमें, इंग्लैंड में। अब भैया अब क्या करेंगे, अब बुलाया जाता है किसको, जेम्स टू के दामाद को, जिसका नाम क्या होता है, विलियम ऑरेंज आते हैं और इन्वेड करने के लिए बुलाया जाता है इंग्लैंड को। बड़ी आसानी से वो इन्वेड कर देते हैं और रानी के बेटे और रानी को दोनों को मार दिया जाता है। और क्या होता है, अब क्या होता है भैया, 1689 के अंदर ये रिवोल्यूशंस आ गया भाई। फिर क्या होता है भाई, फिर एक दोबारा से पार्लियामेंट बनती है, फिर पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया भाई, बहुत हो गया, बहुत खून खराबा हमने देख लिया। ये पहला रिवोल्यूशन था जिसमें एक बूंद भी खून नहीं बहा, लेकिन पूरा का पूरा रिवोल्यूशन अच्छे से समाप्त हो गया भाई। अब भैया अब जैसी गलती पहले इन्होंने पार्लियामेंट ने कर दी, अब कान पकड़ लिया पार्लियामेंट ने कहा बहुत हुआ भैया, अब जो पहले हुआ हम वो नहीं होने देंगे। अब भैया क्या लगाओ, अंकुश लगाओ। उन्होंने आते ही राजा विलियम ऑरेंज को क्या बोला कि भैया देखो यहाँ पे क्या होगा, राइट्स होंगे किसके पास, जनता के पास। आप सिर्फ नाम के राजा हो, इसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत पावर है, हम आपको देंगे, लेकिन क्या है, सब मेन पावर किसके पास में रहेगी, इंसानों के पास, जो कि कौन है, आम जनता है, मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, कुचला वर्ग है, इसके पास पावर रहेगी, जिसको क्या बोला गया, बिल्स ऑफ राइट बोला गया। जी हाँ, बिल्स ऑफ राइट बोला गया। तो फिर क्या बना भी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। जी हाँ, इसके कारण फिर इसके टाइप से क्या हुआ भी, राजा पर थोड़ा बहुत क्या, राजा पर अंकुश लगाया गया। आज भी देखो इंग्लैंड के अंदर रानी एलिजाबेथ है मेरे ख्याल से, आज भी उनकी हिम्मत नहीं होती कि देश के नाम पर कुछ समझौते कर ले। नहीं भाई, पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है वो, यही तो कारण है, वरना तो हर कोई कर ले, यही तो कारण है भाई, वरना हर कोई कर ले। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसी का तो नाम है। राजा को अधिकार है, लेकिन इतने अधिकार नहीं कि लोगों की ऐसी की तैसी कर डाले। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था गाइस। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे आई,
क्या इसके पीछे के रीज़न थे, मैंने सब कुछ बता दिया। तो गाइस जैसा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय बाय, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिएगा, धन्यवाद, बाय गाइस।